हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी, जो कि हम जल्दी से इसको फिनिश करना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और लाइक भी करें। लाइक आप बिल्कुल नहीं करते तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी जो होती है एक ऐसी स्टडी होती है जो कि ये पता लगाया जाता है इस स्टडी में कि कैसे डिजीज़ जो होती है वो किसी भी पॉपुलेशन में कैसे फैलती है, और उसमें उसको कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि उसमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और डिटरमाइन किया जा रहा है उन फैक्टर्स का कि कैसे वो फैल रही है। एपिडेमियोलॉजी जो होती है एक स्टडी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा, फिर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ देखा जाता है कि जो हेल्थ के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें भी इसकी स्टडी की जाती है कि मतलब रिलेटेड जो स्टेट्स होते हैं, और मतलब जो हेल्थ स्टेटस होता है और जो इवेंट्स होते हैं स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन होती है उसमें कैसे करके कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो कि अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और फिर एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी, फिर ये भी जो भी स्टडी की जाती है फिर इसको कैसे अप्लाई किया जाता है कि कैसे इसमें जो भी ये इवेंट्स है या फिर जो भी ये इस तरीके की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब इसमें देखा जाता है, स्टडी की जाती है। और एपिडेमियोलॉजी जो होती है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव की है, जिसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड जो होता है जो एपिडेमिक वर्ड है उससे ये लिया गया है, ठीक है। और ये जो एपी है इसका मतलब जो एप का मतलब अपॉन, डेमोस का मतलब पीपल, और लोगोस का मतलब स्टडी। मतलब एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि जो डिजीज़ है ह्यूमन पॉपुलेशन में उसकी स्टडी करना, ठीक है। तो इसमें जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज़, मतलब कि जो ह्यूमन जो पॉपुलेशन में उसमें हेल्थ और डिजीज़, यानी कि जो भी हेल्थ उनकी कैसी है और डिजीज़ कंडीशन कैसी है, तो कैसे वो फैल रही है, ये सब पता लगाना होता है, उसका डिटरमाइन करना होता है इस स्टडी में, ताकि जो हेल्थ सर्विसेज को क्या कर सके, रैशनली प्लान किया जा सके। यानी कि जब भी कोई सर्विसेज के लिए हेल्थ उनको कोई भी मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे जो कि उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो, तो वो ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं किए जाएंगे, तर्क संगत किए जाएंगे जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो, यानी कि साइंटिफिकली, रैशनली, ठीक है। और क्या होगा कि जो प्रिवेंटिव और कंट्रोल प्रोग्राम को इम्प्लांटेड और मतलब उसको इम्प्लांट किया जाएगा, जो भी प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रोग्राम है, यानी कि उस बीमारी से बचाने के लिए, और उस प्रोग्राम मतलब उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ क्या किया जाएगा, इवॉल्वेट भी किया जाता है, तो वही इसमें देखा जाता है। फिर अगर हम देखें एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन की, एपिडेमियोलॉजी क्या है, एक स्टडी है वही सेम कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस एंड इवेंट्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जो भी हेल्थ स्टेटस और जो भी बीमारी है वो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हेल्थ स्टेटस में किसी बीमारी का, उसका पता लगाया जाता है, और वो कैसे फैलती है उसका पता लगाया जाता है, और इसका जो एप्लीकेशन है उस स्टडी का कि कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है प्रॉब्लम को, ये सब इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आइडेंटिफाई द एटियोलॉजी, मतलब कि कारणों का पता लगाना कि डिजीज़ के क्या कारण है, उसके क्या रिस्क फैक्टर हैं, और वो जो रिस्क फैक्टर हैं वो कैसे एक पर्सन के जो रिस्क है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये सब की स्टडी करना है। यानी कि कोई पर्सन जो होता है किसी भी बीमारी से कोई कारण है या कोई एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जैसे कि उस बीमारी से उसको कैसे वो बीमारी बढ़ती है, तो उसका पता लगाना होता है, और डिटरमाइन द जो एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ फाउंड इन कम्युनिटी। और क्या करना होता है कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में पाए जाने वाले जो भी डिजीज़ की जो लिमिट है, यानी कि जो सीमा जिसे बोलते हैं ना, उसको डिटरमाइन किया जाता है, मतलब निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है, टू स्टडी द नेचुरल स्टडी एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़, मतलब जो नेचुरल स्टडी है, जो भी मतलब पाया गया है प्रेजेंट में या जो भी नेचुरल तरीके से है, वो जो हिस्ट्री है और जो डिज़ीज़ है उसके जो भी प्रोग्नोसिस है उसकी स्टडीज़ में की जाती है, ठीक है। मतलब पहले से ही पता लगाना कि कैसे करके वो डिज़ीज़ आ सकती है या इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब इसमें पता लगाया जाता है, ठीक है। और कोई भी जो नेचुरल हिस्ट्री है उसके बेसिस पे, और इवालुएट बोथ एग्जिस्टिंग द एंड न्यू प्रिवेंटिव एंड द थेराप्यूटिक मेजर्स, ठीक है। मतलब कि क्या किया जाता है, जो प्रेजेंट और न्यू दोनों प्रिवेंटिव और थेराप्यूटिक दोनों तरीके के जो मेजर्स हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य की जो देखभाल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मतलब जो वितरण, जैसे कि जो हेल्थ का जो भी प्रोग्राम है, उन तरीक़ों को क्या किया जाता है, इवॉल्वेट करना, और उनको क्या करना,
इवालुएट करना, जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, जो भी उनको सर्विसेज दी जा रही है उसको इवेलुएट करना, ठीक है, बोथ, यानी कि जो पहले से चले आ रहे हैं और जो नया तरीके हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड द फंडामेंटल जो फाउंडेशन ऑफ द डेवलपिंग पब्लिक पॉलिसीज़, और क्या करना कि जो पब्लिक पॉलिसीज़ है उसको जो होता है डेवलप करना, ठीक है। यानी कि पब्लिक पॉलिसी का मतलब जो सार्वजनिक नीति होती है, जिसे बोलते हैं सार्वजनिक विकास, जिसे बोलते हैं सभी का विकास, तो पब्लिक पॉलिसी जो होती है वो डेवलप करना, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से संबंधित जो भी रेगुलेटरीज डिसीजन होते हैं, यानी कि जो डिसीजन होते हैं उसको एक साथ लेना, मतलब और लेने के लिए उसको एक आधार प्रोवाइड करना, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू उनको लेना, और फिर उसको एक फाउंडेशन, यानी कि उसको आधार प्रोवाइड कराना, फाउंडेशन उसका करना। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। इंसिडेंस प्रिवेलेंस की बात करें तो ये जो डिजीज़ होती है फंडामेंटली डिफरेंट वे होती है, मेजरिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो डिजीज़ होती है फ्रीक्वेंटली, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको मेज़र करने के लिए फंडामेंटली मीन जो मौलिक रूप से उसको क्या किया जाता है, डिफरेंट तरीके उसमें अपनाए जाते हैं, ठीक है, उसको देखने के लिए, ठीक है। और द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ जो रिप्रेजेंट करती है रेट ऑफ अकरेंस ऑफ न्यू केसेस अराइजिंग इन गिविन पीरियड इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है, कि जो डिज़ीज़ की जो घटना है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कैसे उत्पन्न मतलब कैसे अराइज हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है, होने वाले जो भी न्यू केसेस हैं, मतलब कोई एक ऐसी बीमारी है जो कि एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जो कि क्या किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में उसकी कैसे अराइज हो रहा है वो उसका पता लगाया जाता है। और जो न्यू केसेस हैं उसके जो न्यू केसेस की जो रेट है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो सब इसमें ये एक इसका है कि कैसे उसको स्पेसिफिक पॉपुलेशन में उसको एक गिवन टाइम में रिप्रेजेंट करना है। और प्रेवलेंस इज़ द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ओल्ड एंड न्यू इन डिफाइंड पॉपुलेशन एट अ गिवन पॉइंट इन अ टाइम, ठीक है। कि इसमें क्या देखा जाता है कि जो मतलब जो नए और पुराने हैं, मतलब कि जो इसमें क्या है डिजीज़, जो कि ये मतलब जो डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ की घटना एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जो होती है अराइज होने वाली जो न्यू केसेस के मामले में क्या होती है, ये इसकी जो रेट होती है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि जबकि जो प्रिवेलेंस है, यानी कि जो इसका जो फैक्ट है वो एक निश्चित टाइम में, यानी कि एक टाइम पीरियड में एक डिफाइन पॉपुलेशन में जो पुराने और नए जो केसेस हैं उसकी जो प्रेजेंट जो मामले हैं, कितने उसके मामले अभी आए हैं, ये सब भी इसमें देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हिस्ट्री की अगर बात करें तो ड्यूरिंग इन 1940s एंड 1950 में जो मतलब इसमें बहुत सारी स्टडी की गई हैं और मतलब इसमें मतलब क्या क्या गया इसमें 1940s के दौरान में जो होती है इसमें लंग जो स्मोकिंग एंड लंग कैंसर के बीच में जो पॉसिबल लिंक है उसमें जो है मतलब इसमें स्टडी की गई है, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है, काफ़ी स्टडी स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो क्या मतलब जैसे कि स्मोकिंग का और लंग का क्या कनेक्शन है, तो इन दोनों का काफ़ी स्टडी की गई है। तो एक इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया गया है। तो वन ऑफ द देम जो कंडक्ट किया गया है वो डॉल एंड हिल्स ने, तो इन्हीं में से जो है एक डॉल्स और हिल्स थे जिन्होंने क्या किया, इसको कंडक्ट किया। इनके द्वारा ये जो है मतलब स्टडी कंडक्ट की गई। और 1960 और 1970, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप 1960 और 1970 जो हेल्थ वर्कर ने क्या किया, इसको अप्लाइड किया एपिडेमियोलॉजी मेथड में टू इरेडिकेट क्या नेचुरली अकरिंग इन स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। जो भी वर्ल्ड वाइड स्मॉल पॉक्स था उसको नेचुरल तरीके से इरेडिकेट मतलब समाप्त करने के लिए क्या किया गया, इसको उन्होंने हेल्थ वर्कर ने अप्लाई किया। इन 1980 में जो एपिडेमियोलॉजी was extended to the studies of the injuries and वायलेंस, ठीक है। और फिर जो 90s 80s का जो टाइम था एपिडेमियोलॉजी में क्या किया गया, उसकी जो स्टडी थी उसमें इंजरीज और वायलेंस को भी उसके संग ऐड किया गया, ठीक है। और जो 90s में क्या किया गया, 90s का जो पीरियड था, 90 का जो दशक था, उसमें क्या किया गया, उस फील्ड में जो कि एपिडेमियोलॉजी का जो फील्ड था उसमें मॉलिक्यूलर और जेनेटिक जो है वो स्टडी की गई, उसको एक टूल
रूट 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 में उसको देखा गया। मतलब कि जो 90s के मतलब 90s के जो टाइम था उसमें जो मॉलिक्यूलर और जो जेनेटिक मतलब होता है एक आणविक और एक जो जो अनुवांशिक जो होती है एपिडेमियोलॉजी की जो होती है उसको रूट माना गया। मतलब उसको रूट तरीके से उसमें रूट तरीके से उसको उसमें स्टडी में मतलब ऐड कर दिया गया उसको, मतलब उसमें जमा लिया गया, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये है इसमें। और इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है एपिडेमियोलॉजी के कि आइडेंटिफाई ये हो गया, ये भी हमने बता दिया। अब इसमें ये देखिए आप कि इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट, ये जो होता है क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज़ प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते कि ह्यूमन पॉपुलेशन में कोई भी डिजीज़ कंडीशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना और कैसे उसको रोकना है, वो इसकी स्टडीज़ में किया जाता है कि कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे वो फैली और कैसे उसको हेल्थ कंडीशन में इसको रोकना है इस तरीके से। और क्या कि आइडेंटिफाई था इसके जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, यानी कि जो रिस्क फैक्टर हैं उसको, बीमारी के रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना और प्रोवाइड करना, क्या करना, जो कि प्रोवाइड डेटा को, जो भी डेटा आपने स्टडी की है उसको जो भी इसेंशियल डेटा है उसको प्रोवाइड करना, ताकि उसी के बेसिस पे क्या किया जा सके, कोई भी प्लान किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके और फिर उसको इवाल्वेट किया जा सके अपनी सर्विसेज में। ठीक है, ताकि जो भी डिजीज़ कंडीशन है वो क्या किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये था अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन की ओर से ये वाला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अब ये जो है मेन है, इसको समझना है एपिडेमियोलॉजिकल, इसका जो ट्रायंगल होता है उसके थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये जो होता है एक बेसिक मॉडल होता है स्टडी का, जो होता है हेल्थ प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम होती कैसे आती है उसका एक ये बेसिक मॉडल है। इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, जैसे होस्ट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और एजेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें ये देखा जाता है कि डिजीज़ प्रोड्यूस बाय द एक्सपोजर ऑफ द ससेप्टेबल होस्ट। और ये जो इसमें ये देखा जाता है कि जो भी डिजीज़ कंडीशन है वो जो होस्ट है, और वो जो क्या हो जाता है कि उससे क्या होगा, तो नॉक्शियस एजेंट इन द प्रेजेंट ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर। जो भी होस्ट है वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या है, एजेंट प्रेजेंट है, उससे कैसे करके वो क्या हो रहा है, एक तरीके से प्रभावित हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कैसे करके वो उसको डिजीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। डिजीज़ जो होती प्रोड्यूस होती किससे, उसके एक्सपोजर में, जो होस्ट होता है किसके होस्ट में आएगा, जो एजेंट होता है किसका, जो नॉक्शियस एजेंट है, जो हार्मफुल एजेंट है, जो कि कहाँ है, एनवायरमेंट, हमारे जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स में हमें मिलते हैं। जैसे कि उसमें या तो वो क्या करते हैं, वो छिपे रहते हैं, या तो वो हमको क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में ऐड होते हैं, या फिर वो एजेंट जो होते हैं वो डिजीज़ कंडीशन को फैलाते हैं, उसमें ऐड करते हैं, या फिर वो उसमें रोकते हैं। तो कुछ ऐसे करके एजेंट भी इसमें हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसमें एजेंट, ये होस्ट हो गया, ये एनवायरनमेंट हो गया, ये एजेंट हो गया। ठीक है, तो ये होस्ट हो गया जिसमें कि ये सब आता है, ये आप देख पा रहे होंगे कि होस्ट में ये सब हम लोग सब आ जाएंगे इसमें, कि एज क्या है, सेक्स, रेस, जेनेटिक प्रोफाइल, और ये सब हमारा इसमें इम्यून स्टेचर कैसे, जो हमारा इम्यून का स्टेटस है वो कैसा है, हमारा रिलीजन क्या है, हम किस कस्टम से, ऑक्यूपेशन क्या है, हमारा मैरिटल स्टेटस है या नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सब इसमें होस्ट के अंदर आ जाएगा कि ये कैसे करके डिजीज़ कंडीशन को प्रभावित करते हैं। फिर एक एनवायरनमेंट में हमारा ये आ जाएगा कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कैसा है, एनवायरनमेंट का एटीट्यूड, क्राउडिंग, यानी कि कैसी क्राउडिंग में हम रह रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसा, वहाँ का टेम्परेचर कैसा, हमारा हाउसिंग कैसा है जहाँ हम रहते हैं, और हमारे नेबरहुड कैसे हैं, वाटर सप्लाई कैसी है, फूड पॉल्यूशन वगैरह, नॉइज़, ये सब इसमें एनवायरनमेंट में आ जाएगा जो डिजीज़ कंडीशन को कॉज करते हैं। ठीक है, और ये एजेंट हो गया जो कि क्या करेगा, ये एजेंट है जो जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरल, बायोलॉजिकली में आ जाएंगे, और केमिकल में कुछ पॉइजन, अल्कोहल, स्मोक आ जाएगा, और फिजिकल में कुछ ट्रॉमा, कुछ फायर वगैरह इसमें आ जाती है, और न्यूट्रिशन में लैक ऑफ एक्सरसाइज, या ये सारे ये जो होते हैं ये एजेंट होते हैं जिससे कि कोई डिजीज़ कंडीशन को क्या कर सकते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करती है। तो एक बार इसमें भी देख लीजिए, वो मैंने एक को डायग्राम से बताया था, तो इसमें आप देख लीजिए कि जब डिज़ीज़ कोई स्प्रेड होती है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो एक बीमारी कैसे फैलती है और इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है, इसकी जांच करते समय क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजी का जो ट्रायंगल होता है उसका जो एक जो
इनवैल्यूएबल जो टूल होता है, यानी कि एक इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक वैल्यूएबल टूल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। जो ये ट्रायंगल होता है, एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायंगल होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं जैसे मैंने बताया अभी। तो एक तो हो गया एजेंट। तो एजेंट में ये होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये सब आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्चुअली कॉज करते हैं डिजीज़ कंडीशन को। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, ये जो एजेंट होते हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये वास्तव में क्या करते हैं, डिजीज़ के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे उसको डिजीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, और ये उसका कारण कैसे बनते हैं। तो एक एजेंट इसमें यही सब आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, ये सारे इसके फॉर्म में रहते हैं एजेंट के। फिर हो गया होस्ट। होस्ट में क्या होता है, जो ये एजेंट होता है, यानी कि जो होस्ट के लिए हम देख सकते हैं कि एजेंट जो होस्ट को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो ये एजेंट हो गया, ये एजेंट जो होता है इन्फेक्ट करता है, ये एजेंट जो होता है इन्फेक्ट करता है होस्ट को। ठीक है, विच इज़ द जो ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज अ डिजीज़, जो कि क्या करता है, एक डिजीज़ को कैरी करता है। ठीक है, मतलब एक डिजीज़ को अपने अंदर रखता है, एक डिजीज़ की कैरियर बनता है, कहने का मतलब। ठीक है, जो अगर उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म चले जाता है होस्ट के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, किसी भी डिजीज़ को फैलाने के लिए एक कैरियर बन जाएगा। तो होस्ट क्या होता है, वो डजन है जो होता है, वो क्या करेगा, वो मतलब जो होस्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार हो या वो सिक हो। होस्ट जो होता है वो डिजीज़ के किसी भी जो भी मतलब आउटवर्ड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो बाहर से हमें दिख रहे होते हैं लक्षण, उसको शो किए बिना भी एक एजेंट के लिए क्या करता है, कैरियर का जो होता है वो एक काम करता है कैरियर के रूप में। जैसे कि आप यहाँ पे मतलब HIV एड्स का ले सकते हैं कि एक अंदर जो होता है वो एक कैरियर बन जाता है, मतलब उसे कुछ दिखेगा नहीं, बाहर से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर क्या वायरस है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो दूसरे को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है वो एक कैसे करके एक कैरियर का काम करता है। तो होस्ट जो होता है सिक हो जाते हैं, तो जब उसके अंदर कोई ऐसा वायरस आएगा या कोई भी एजेंट है जो कि उसको बीमारी कॉज कर रहा है, तो जब होस्ट होगा वो क्या होगा, सिक हो जाते हैं, या फिर एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एजेंट के अंदर वो प्रेजेंट रह जाते हैं, क्योंकि उनके जो फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि किसी का इम्यून सिस्टम, हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं ना, कैरी कर रहा है, जो बिकॉज ऑफ द सम पार्ट ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल इज द जो होती है हॉस्पिटेबल, जो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है एक तरीके से, और अट्रैक्टिव। ठीक है, मतलब वो उसको उसके अंदर क्या है, एक इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वीक है, तो वो उसी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और सभी को नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है जो ये है एजेंट। ठीक है, सभी होस्ट को नहीं करेगा, जो कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको करेगा डिजीज़ कॉज करने का कैरियर। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये एक आउटसाइड फैक्टर है, यानी कि एक आउटसाइड फैक्टर एपिडेमियोलॉजी को रूप में हम देख सकते हैं कि जो कि क्या करता है कि एक उसको अफेक्ट करता है हमारे कलेक्टिवली, जो कि इसमें क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है। जो भी ये आउटसाइड फैक्टर कैन बी अफेक्ट एंड द एपिडेमियोलॉजिक आउटब्रेक एज वेल एज। तो एपिडेमियल जो आउटब्रेक होता है उसको ये एनवायरमेंटल फैक्टर कलेक्टिवली क्या करते हैं, वो करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसको इफेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं। और कलेक्टिवली दीज आर द रेफर टू, इसको हम कलेक्टिवली जो होता है एनवायरनमेंट के रूप में इसको हम रेफ़र करते हैं। ठीक है, तो दीज एनवायरनमेंट इंक्लूड, अब इन एनवायरनमेंट में कौन कौन से होता है, एनवायरनमेंट में ऐसे फैक्टर भी इंक्लूड रहते हैं जो कि डिजीज़ के स्प्रेड को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब मेन क्या कहने का है कि डिजीज़ के जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, मतलब उसको फैलाने में। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली जो होता है, लेकिन सीधे तौर पर जो एजेंट या होस्ट का जो भी पार्ट होता है, यानी कि जो भी हिस्सा जो होते हैं वो नहीं होता है एनवायरनमेंट, मतलब डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्या करता है, उसको फैलाने में हेल्प करता है डिजीज़ कंडीशन को। ठीक है, तो डायरेक्टली तो ये एक पार्ट नहीं होता है होस्ट का या एजेंट का। एग्जाम्पल अगर देखें तो किसी भी दिए गए प्लेस का जो टेम्परेचर है वो किसी एजेंट के मतलब फलने फूलने, यानी कि जो उसकी एबिलिटी टू थ्राइव है, उसकी क्षमता की जो इफ़ेक्ट कर सकता है। यानी कि जो टेम्परेचर है, यानी कि ये जो एनवायरनमेंट है इसका जो टेम्परेचर है, वो जो भी टेम्परेचर है वो उसका जो लोकेशन है वो एजेंट की एबिलिटी टू थ्राइव, मतलब उसके फलने फूलने की एबिलिटी को क्या कर सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसके फेवर में भी हो सकता है और उसके फेवर में नहीं भी जा सकता है उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, एज माइट द क्वालिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर है और ये जो एडिकेट मेडिकल फैसिलिटीज़ है,
ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है वो एडिकेट है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़ की एसेसिबिलिटी ऊपर मतलब उसको एसेसिबिलिटी का मतलब होता है जो उपलब्धता जो होती है कि वो प्रभावित कर सकती है। अगर वहाँ पे मेडिकल जो जो ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है वो एडिकेट मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंतर्गत नहीं आती है तो वो डिजीज़ कंडीशन को क्या कर सकती है, कॉज कर सकती है। ठीक है। अब इसके फंक्शन एंड यूज़ ऑफ एपिडेमोलॉजी क्या है इसके फंक्शन? इसके फंक्शन है कि जैसे टू फाइंड पॉजिटिव और जो मतलब डिजीज़ के कारण को जो पता करता है उसको पता करना कि किन कारणों से हो रही है डिजीज़ कंडीशन, और डिस्क्राइब करना नेचुरल हिस्ट्री को, ठीक है, जो भी नेचुरल हिस्ट्री मिली है उसको उसको डिस्क्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में क्या करना, हेल्थ स्टेटस को डिस्क्राइब करना कि जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ स्टेटस कैसी है। ठीक है। और एनवायरनमेंट का इंटरवेंशन, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट है उसको उसका इंटरवेंशन मतलब उसको इवाल्वेट करना कि कैसा, सॉरी, एपिडेमियोलॉजी का जो भी इंटरवेंशन किया गया है उसको इवाल्वेट करना, जो भी काम किया गया रोकथाम करने के लिए तो उसको फिर जांचना, और उसकी कम्युनिटी को डायग्नोस करना, कम्युनिटी में कुछ चीज़ अगर फैल रही है तो उसका पता लगाना, प्लान करना इवाल्वेशन को। ठीक है। और जो भी इवाल्वेशन है उसको उसका प्लान करना कि कैसे उसको प्लान हम इवाल्वेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करना कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ अननोन इटियोलॉजी, तो उसको जो भी अननोन इटियोलॉजी है जिस जो अभी पता नहीं लग पा रही है तो उसका पता लगाना कि किस क्या कौन सी ऐसी कारण है जिसकी वजह से ये डिजीज़ कंडीशन या ये हेल्थ प्रॉब्लम आई है। ठीक है। और क्या करना है, एल्यूसिडेट मैकेनिज़्म ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, जो ये डिजीज़ फैली हुई है इसके मैकेनिज़्म जो फैलता जा रहा है उसको क्या करना, रोकना। तो किस तरीके से ये सब इसका यूज़ होता है एपिडेमियोलॉजी का, तो जब स्टडी करेंगे तभी रोक पाएंगे। तो इसके जो मेन फंक्शन होते हैं, सॉरी, पर्पसेस जो होते हैं वो होते हैं मेजर, तो ये होते हैं कि जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसको मैनेज करना, मतलब उसको रोकथाम करना, उसको क्योर करना, और उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन डेवलप करना और गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग करना। अब ये देखो, ये सब यहाँ पर आप एक कोरोना से ले सकते हैं एट प्रेजेंट। ठीक है। अब कोरोना जब फैला था तो उसको मैनेज करा जा रहा था कि वो आगे ना बढ़े, तो उसकी रोकथाम करने के लिए क्या किया गया, मास्क का यूज़ किया गया, ग्रुप में ना रहें, कर्फ्यू लगाया गया, और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं ना। और उसी तरीके से गैदरिंग ना हो, 50 पर लोग ही यहाँ पे रहें, मैरिज वगैरह में, इस तरीके से उसको मैनेज किया गया। उसके बाद है वैक्सीन उसको डेवलप की गई कि अब ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए, तो वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया उसके लिए। और फिर उसमें कैसे किया गया, जब तक कि उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी इन्वॉल्व करी, वैक्सीन का डेवलपमेंट करने के बाद सभी लोगों को वो मिल जाए, तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे हुई, वो बिना मतलब डोर टू डोर जाके और हॉस्पिटल में और हर जगह पे उसके कैबिन, मतलब उसके जो सेंटर होते हैं वो लगा के उसको वैक्सीन प्रोवाइड की गई एज लिमिट के अनुसार कि पहले 60 मतलब ओल्ड पर्सन को दिया जाए या पहले यंग पर्सन को दिया जाए, इस तरीके से, या हेल्थ वॉरियर्स हैं उसको पहले दिया जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी और फ्री में, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट में हर कोई भी गरीब से गरीब भी इसको लगा पाए। तो इस तरीके से एक ये कोरोना के उसमें आप समझ सकते हैं कि मेजर प्रॉब्लम थी। तो यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसको आप पब्लिक हेल्थ में आप समझें, ये था मेजर पर्पस थे। और जो पब्लिक हेल्थ है उसमें कुछ प्रैक्टिस में कैसे इसका यूज़ किया जाता है कि वही है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एपिडेमियोलॉजी एंड यूज़ मतलब कि इसको कैसे करके इसको एनालाइज करना, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, मतलब इसका पूरा तरीके से डिटेल में स्टडी करना, फिर उसको फाइंड आउट करना एपिडेमियोलॉजी को, मतलब जो भी ये स्टडी है इसको कैसे यूज़ करना। ठीक है। तो वो इसमें किया जाता है। उसके बाद जो होता है वैरायटी ऑफ पब्लिक हेल्थ और एक्टिविटीज़, उसमें पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ का भी यूज़ किया जाता है एपिडेमिक, इसके मतलब इरेडिकेशन में कोई भी बीमारी ना हो, तो पब्लिक हेल्थ को क्या किया जाता है, उसको वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ उसमें यूज़ की जाती है एज ए टूल, जैसे कि सर्विलेंस हो गया। ठीक है। उसको सर्विलेंस के थ्रू और डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट करेंगे, मतलब कम्युनिटी में जा जा के उनका असेसमेंट करना और उस डिज़ीज़ को पता लगाना। ठीक है। और उसका स्क्रीनिंग करना, जांच वगैरह करना उसकी, और इंटरवेंशन करना, उस प्रोग्राम को टारगेट करना कि किस जगह पे कौन सी प्रॉब्लम है, उसी प्रोग्राम को टारगेट करके उसी को इरेडिकेट करना, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। और इवाल्युएशन करना इंटरवेंशन ऑफ प्रोग्राम का। ठीक है। तो यही सब है, जो भी प्रोग्राम लॉन्च किया है उसको फिर देखना कि उसका रिजल्ट कैसा आया, तो ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। ठीक है। उसके बाद है
एपिडेमियोलॉजी का जो पर्पसेस है इन पब्लिक हेल्थ में, तो वो कैसे है कि हेल्थ को जो भी अफेक्ट करने वाले जो भी एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के फैक्टर की को क्या करना, डिस्कवर करना, मतलब उनको खोजना, जो भी है ये इनको पता करना कि किसका अफेक्ट हो रहा है हेल्थ पे, तो उनका पता लगाना, ठीक है। ये एक इसका पर्पस होता है। और इलनेस, डिसेबिलिटी और डेथ के जो भी ये हैं, इसको क्या करना, पता लगाना, डिटरमाइन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉज, यानी कि जो भी इलनेस है, डिसेबिलिटी और डेथ है, उसके कॉज को डिटरमाइन करना, उसका उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट कॉजेज़ है उसको पता लगाना। डिटरमाइन द दो सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के उस सेगमेंट को डिटरमाइन करना जो कि एक ग्रेट रिस्क में है स्पेसिफिक कॉज ऑफ इलनेस के, ठीक है। कुछ एक स्पेसिफिक कॉज है इलनेस का, उसकी वजह से वो ग्रेट रिस्क में है, कोई एक पॉपुलेशन का कुछ एक पार्ट, तो उसका पता लगाना, ठीक है। और इवालुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम, और हेल्थ प्रोग्राम जो भी इवालुएट करना कि जो भी हेल्थ प्रोग्राम अगर लॉन्च किया है या चलाया है तो उसका कितना इफेक्ट हो रहा है उसको देखना, ठीक है, और उसको पता लगाना। एंड सर्विसेज इन इम्प्रूविंग पॉपुलेशन हेल्थ, और पॉपुलेशन में जो भी सर्विसेज है उसका कैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो सर्विस कैसे पहुंच रही है, ये सब पता लगाना। फिर है इसके टाइप्स में देखिए ऑब्जर्वेशनल, ये इसके दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं कि नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल करके आप समझ सकते हैं। जो नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आ जाती हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें जो होती है, जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें इंटरवेंशनल स्टडीज़ आएंगी। इंटरवेंशनल मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ उसमें काम किया जा रहा है, ठीक है ना, तो ये स्टडीज़ इसमें आएंगी एक्सपेरिमेंटल में। नॉन एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंट करना, नॉन एक्सपेरिमेंट में बिना कोई एक्सपेरिमेंट करे ही स्टडी का पता लगा लेना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया, ये देखिए जो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है, इसको ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ इसमें आएंगी, जिसको कि दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया पॉपुलेशन बेस्ड, यानी कि एक पूरे पॉपुलेशन मतलब कम्युनिटी में, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक स्टडी आ जाएगी, ठीक है। और एक होता है इंडिविजुअल बेस्ड, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल में, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक अगर इंडिविजुअल में कर रहे हैं तो एनालिटिक होगी वो, जिसमें कि क्रॉस सेक्शन स्टडी हो जाएगी, केस कंट्रोल स्टडी हो जाएगी और कोहेरेंट स्टडी हो जाएगी, ठीक है। और जो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया रैंडोमाइज्ड स्टडी और दूसरा हो गया नॉन रैंडोमाइज्ड स्टडी, ठीक है। तो वन बाय वन अगर हम इसको समझें जल्दी से, तो ये जो टाइप ऑफ स्टडी होती है, इसमें हम डिजीज़ के जो भी मतलब सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल के नाम से ही लग रहा है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम डिजीज़ की जो भी प्रोसेस होता है, मीन जो भी उसकी डिजीज़ कंडीशन है, उसकी जो प्रोग्नोसिस है, उसकी जो प्रोसेस है, उसमें जो इंटरफेयर नहीं करते हैं, यानी कि हम उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, कोई इंटरफेयर नहीं करते, ना उसको ठीक करते हैं, ना उसमें कोई इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कोई हमें इंटरवेंशन करते हैं। लेकिन क्या करते हैं उसमें केवल डिजीज़ और जो भी एसोसिएटेड फैक्टर है, मीन जो भी उससे संबंधित फैक्टर्स हैं, उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, ये होता है इसमें, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या क्या आता है, तो ये मैंने इसमें कहीं ये लिखा भी है इसमें कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक स्टडीज़ में आती है, ठीक है, ये इसमें आता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इसमें ये डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक दोनों तरीके की स्टडीज़ के अंदर आती है, ठीक है। अब होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है, जानबूझ के इंटरफेयर किया जाता है उसमें कि और इस तरीके से इंटरफेयर करके उसमें उसका जो इफ़ेक्ट है वो देखा जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो एपिडेमियोलॉजी में 3 प्रकार की स्टडी आती है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि इसमें जो होती है एक्सपेरिमेंटल जो भी एपिडेमियोलॉजी होती है, इसमें 3 तरीके की होती है। एक तो होती है रेंडोमाइज कंट्रोल होती है, और एक फील्ड ट्रायल होती है, और एक कम्युनिटी ट्रायल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रेंडोमाइज में होता है कि यूज़ ऑफ न्यू मेडिसिन और ड्रग, इसमें इनको देखा जाता है, इनकी टेस्ट किया जाता है, जो कि यूज़ की जा रही नई मेडिसिन और ड्रग, उसको देखा जाता है। और जो फील्ड ट्रायल होता है, इसमें क्या किया जाता है, कंडक्टेड ऑन दोज एट हाई रिस्क ऑफ कंडक्टिंग अ डिजीज़, यानी कि उसकी स्टडी की जाएगी इसमें जो कि हाई कंडक्टिव जोन, मतलब हाई रिस्क वाले जो कंडक्टिव जोन में, उसकी स्टडीज़ में किया जाएगा। और जो मतलब
हाई जो ये जो फील्ड वाला है, फील्ड इसमें डिजीज़ के हाई रिस्क वाले लोगों को, मतलब जो भी पर्सन इसमें आते हैं उसकी स्टडी की जाती है। और जो कम्युनिटी ट्रायल्स हो गया, इसमें क्या किया जाए, रिसर्च ऑन द सोशल ऑर्गेनाइज जो भी ओरिजिनेटिंग डिजीज़, यानी कि जो सोशल ओरिजिनेटिंग डिजीज़ पे इसमें रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल डिजीज। तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें डिस्क्रिप्टिव भी लिखा है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब इसमें इसमें जो होता है हम ये देख सकते हैं कि इसमें कौन सी स्टडी आती है, इस तरीके का हम इसमें देख सकते हैं। तो ये सारा मैंने एक चार्ट बना रखा, आप इसमें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप बोल सकते हैं कि इसमें ऐसे जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में जो होते हैं वो एक ऐसे के इसमें जो कॉजेज़ और इफ़ेक्ट की जो होती है वो खोज की जाती है, क्योंकि और कैसे पर्सन, प्लेस और टाइम को मतलब इसमें देखा जाएगा कि कैसे करके इसमें क्या किया जाता है ना। और डिस्क्रिप्टिव स्टडी वन इन विच इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्ट विदाउट चेंजिंग एन इन्वायरमेंट। मतलब डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी, मैंने जैसे बताया कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते हैं इन्वायरमेंट में, बस इसमें क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं कि भाई जो होता है क्या किया जा रहा है इसमें, कि ये एक इस इसमें कि एनवायरनमेंट को बदले बिना कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं कलेक्ट की जाती है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को उसमें कलेक्ट किया जाता है, मतलब बिना कुछ चेंज करे हुए, बिना कुछ बदले हुए, एनवायरनमेंट को बिना बदले हुए क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। यानी कि कुछ भी चेंज नहीं करते हुए एनवायरनमेंट पे इंफॉर्मेशन को उसमें से कलेक्ट किया जाता है। कभी कभी इसमें क्या किया जाता है कि जो भी कोरिलेशनल या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी के रूप में भी इसको रेफ़र किया जा सकता है। ठीक है, कोरिलेशन का मतलब हो गया जो संबंधित है, इससे संबंधित, और ऑब्जर्वेशनल का मतलब तो आप समझ रहे हैं, अवलोकन करना एक तरीके से। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मैंने आपको बता ही दिया अभी। ठीक है, अब है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में क्या होता है कि ये देखिए, रिस्क फैक्टर क्या हो गया कि ये इसमें दो तीन तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर हो गए, ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर हो गए, और ये हो गया जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, जो कि हमारे द्वारा की जाती हैं। एक एनवायरमेंटल में जो हमारे द्वारा नहीं की जाती, ऑटोमेटिकली वो एनवायरमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कुछ रेनफॉल हो गया, फ्लडिंग आ गई है ना, और कोई एनवायरमेंट कंटामिनेटेड हो गया किसी भी वजह से। ठीक है, पुअर सैनिटेशन है वहाँ का। ठीक है, और या फिर वहाँ की जो मिट्टी है वो बेकार है, वेस्ट उसमें जो होता है, वेस्ट डिस्पोजल ठीक से नहीं हो रहा, डिस्पोजेबल जो भी डिस्पोज ऑफ है वो ठीक से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वेस्ट का, और जो होता है इनएडिकेट ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ का, फैसिलिटीज़ सही नहीं है। तो ये सब आएगा इसमें, मतलब बहुत सारा जो कि हमारे नेचुरली हमको मिल रहा है, एनवायरनमेंट से ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो और इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्यूपेशनल रिस्क का मतलब हो गया कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारे वर्क है। तो उसमें फार्मर्स हो गए, तो उनको किस किस चीज़ों से रिस्क हो सकता है, जैसे ना, जैसे कि वो फार्मिंग करते हैं, और जैसे कुछ सीवेज वर्कर्स हैं जो जिसका काम करते हैं साफ़ सफाई का, वो उनमें कैसे करके रिस्क फैक्टर है उससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। माइनर्स हैं, फिशरमैन हैं, सोल्जर्स हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। और रिक्रिएशनल में जो हमारे द्वारा जैसे स्विमिंग कर रहे हैं हम लोग, और सेलिंग कर रहे हैं, कुछ भी गार्डनिंग वगैरह, वाटर स्पोर्ट्स, और कुछ भी कर रहे हैं जो भी हमारे द्वारा किया जा रहा है क्रिएट, तो वो एक्टिविटीज़ के द्वारा रिस्क एपिडेमोलॉजिकली रिस्क फैक्टर इसमें आते हैं कि हम किसके द्वारा हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे हमें बीमारी फैल सकती है। अब स्विमिंग इन फ्रेश वाटर और अब फ्रेश वाटर में तो ज़रूर से वो क्या होगा, सेलिंग हो गया, और ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें आपको अभी बाद में एक बार और इसमें टाइप ऑफ स्टडीज़ में आपको ये सारी स्टडीज़ को सेकंड पार्ट में फिर से एक बार और डिटेल में कर दूंगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लेंदी हो गया है। तो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। तो थैंक यू गाइस for watching this video. Please like, share, comment and subscribe. Do like, share, comment and subscribe this channel, and press bell icon also. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और ये जो होगा पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में मैं इसके आगे के और अच्छी से इसके जो स्टडीज़ हैं उसको जल्दी से स्टडीज़ से ही स्टार्ट करूँगी ताकि शॉर्ट वीडियो बने। तो थैंक यू गाइस, ओके बाय, गुड बाय, टेक केयर।